हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 16 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, उनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे और आगे वाली शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। और दोस्तों, वीडियो को आपको शेयर करना है दोस्तों के पास। शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन जो आया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन बना था, जो आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बता नहीं पाया है, तो मैं पूरे कंप्लीट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जितने आर्टिकल हैं सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट में और आपकी शिफ्ट में भी बनेगा, तो आप इनको याद कर लें। मैं बता देता हूँ, पूरा रिवीजन कराता हूँ। आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 बोलता है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। 39 इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ये आया हुआ है एग्जाम में एसएससी के में। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 बोलता है, काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। आर्टिकल 43 बोलता है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, 43 तक समझ में आ गया होगा। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, 43A कहाँ गया, 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 47 बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 48 बोलता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 अल्फा वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 50 और 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जनगणना 2011 सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो क्वांटिटी के आधार पर तो मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति क्वांटिटी के आधार पर मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन परसेंटेज के आधार पर इसमें राज्य में मिजोरम 94% और लक्षद्वीप 94.8%। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में तो क्वांटिटी मतलब गिनती की जाए टोटल तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन मिजोरम में परसेंटेज का मतलब यदि 100, क्यों मिजोरम की जनसंख्या ज्यादा तो है नहीं,
वहां मान लो 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से 94.4, ठीक है ना, इतना बंदा क्या है, अनुसूचित जनजाति का है। ऐसे ही लक्षद्वीप में 94.8% है। ठीक है, ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करेंगे। यदि आगे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्यों वहां से बना है तो यहाँ से भी बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये। एसटी के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। एसटी की बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यदि आपसे परसेंटेज में अनुसूचित जनजाति का पूछा जाता है तो 8.6% है, और वैसे पूछा जाता है फिगर में तो 10.43 करोड़ है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी मतलब एससी की कुल जनसंख्या कितनी है, इसकी डबल है लगभग। ठीक है, 20.14 करोड़ है, और परसेंटेज में 16.6% है। ठीक है, परसेंटेज भी डबल हो गया भाई लगभग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। इसका ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में आया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। क्या? भील, जो भील जनजाति है वो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का लगभग 38% है। ठीक है, ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिल्कुल शून्य है, मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों से अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। किसका? अनुसूचित जनजाति नहीं बोल रहा मैं, अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ क्या था? अनुसूचित जनजाति थी, है ना, यहाँ जो बताया था अनुसूचित जनजाति थी, जो मिजोरम और लक्षद्वीप में परसेंटेज सबसे ज्यादा था। लेकिन अनुसूचित जाति में पंजाब का परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 0.6% राज्य में अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश में सबसे कम परसेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री किस राष्ट्रीय पर्व पर दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त वाले दिन जो कार्यक्रम होता है वहां प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, और उसको लाल किले से हर वर्ष 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं, और राष्ट्रीय ध्वज भी वही फहराते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर हिस्सा लेते हैं, और राष्ट्रीय ध्वज भी वही फहराते हैं राष्ट्रपति। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि, क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो याद रखना है आपको कि जो सन 2023 में देश में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है 2023 में, तो अब्देल फतेह इल सीसी थे, इजिप्ट के राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य अतिथि। फर्स्ट टाइम जो 1950 में कौन थे? सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 21 और 22 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था, कोविड-19
19 पेंडेमिक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, ये पूछा गया था। तो दिल्ली में है, आपको पता ही है। तो कौन कौन से मकबरे इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं वो मैंने लिए हैं इसमें। शाहजहां का मकबरा आगरा में है, बाबर काबुल में, अकबर का सिकंदरा आगरा के पास ही है, और हुमायूं का दिल्ली में। क्वेश्चन आ ही गया है। ऐसे ही औरंगजेब का कहाँ है, दौलताबाद में। औरंगजेब का कहाँ है, दौलताबाद। जहांगीर का लाहौर में, और बहादुर शाह जफर का रंगून में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आए या ना आए ये पक्का आएगा शिफ्ट में, हो सकता है कल ही आ जाए। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली, जो सफदरजंग का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। इसका यह मकबरा अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। कौन सा, सफदरजंग का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। क्वेश्चन आया था बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है। देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट मैंने जो 50 कराए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उन प्रैक्टिस सेटों को लगा कर जाएं और डेली एनालाइज देख के जाए। बाकी आप पर जो समय मिलता है अपना रिवीजन करें। एनालाइज पक्का देखने हैं, और जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको लगाना ही लगाना है आपको। वहां से यदि प्रैक्टिस सेट आपने लगाए, वहां से 10 क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, 25 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है ना, ज्यादा ही बनेंगे, आप लगा के देखो एक बार। तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, राउरकेला उड़ीसा में। किसका है, हॉकी का है स्टेडियम है। 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किसको, ये बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को। राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। इसकी तो जो दर्शक क्षमता है वो 20,011 स्थायी सीट में सीट है इसके अंदर। ठीक है ना, 20,000 के आसपास। एक कबड्डी मैच में आयोजित करने के लिए कितने अधिकारियों को नामित किया जाता है, ये क्वेश्चन बना था। तो 6 अधिकारियों को नामित किया जाता है, जिसमें 2 एम्पायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, 2 सहायक स्कोरर होते हैं, और 1 रेफरी होते हैं। ठीक है, कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो बताता हूँ। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11। चल ही रहा है क्रिकेट, सबको पता होगा इसके बारे में, तो मुझे पक्का पता है ना। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं, तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आइस हॉकी में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, 15, पोलो में कितने होते हैं, 4, वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6, 7 होते हैं कबड्डी में, 7 होते हैं हैंडबॉल में, और खो खो में कितने होते हैं, 9। आप इनको याद कर लेना, आने वाली शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन बनेगा, बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था, 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के दौरान कितनी बार हाई जंप आता है। तो वो जो प्रत्येक धावक को 28 सामान्य बाधाओं और 7 जल छलांगों को पार करना होता है। इसमें पुरुषों के लिए जो बाधाएं हैं वो 36 इंच ऊंची हैं, और महिलाओं के लिए 30 इंच ऊंची हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था आर्टिकल 40 से संबंधित। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया था। इस तरीके से क्वेश्चन बना था, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। कहाँ से, दिल्ली से,
राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अकाल के पीड़ितों को राहत देने के लिए अकाल संहिता की स्थापना भी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इस तरीके से क्वेश्चन आया था, कौन कौन भाग लेता है, ऑप्शन में दिए हुए थे, तो मैं पूरा बता देता हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, वो चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंतर्गत एमएलए होते हैं, जो एमएलए वो वोट नहीं करते, ठीक है। बाकी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो दोनों वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, मतलब एमएलए भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना, जबकि राष्ट्रपति के लिए वो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज कराता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की सुरक्षा जमा करनी होती है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, ठीक है, कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? तो 15,000 रुपए राशि जमा करनी पड़ती है। राष्ट्रपति को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता लेनी होती है, मतलब हर कोई इलेक्शन नहीं लड़े, इसीलिए, है ना, कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता लेनी होती है। यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक, ओके। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बना था, तो कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तक है? वैसे मैं सोच रहा था कि पुस्तकों के बारे में एक पूरा वो ले लूं, लेकिन काफी पुस्तकें हैं तो आप बोर हो जाते, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चेतन भगत की अन्य पुस्तक कौन कौन सी हैं? 5 points someone to state the theory of my marriage, the 3 mistake of my life, इंपॉर्टेंट है चेतन भगत की ये सभी, ठीक है ना। चेतन भगत, अरुंधति राय से सब इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? तो 5 जगत प्रणाली R.H. व्हिटकर ने दी थी 1969 में, ठीक है। वो कौन कौन सी है? पांचों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति, द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन थे? कार्ल लिनियस। ऐसे ही लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है। 3 जगत पद्धति अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में, 3 जगत पद्धति अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दी थी। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूहों, कौन कौन से? वनस्पति व जंतु जगत में बांटा था। किसने? अरस्तु ने। ओपन ए ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? जितने जो खिलाड़ी हैं ना उनकी आत्मकथाएं बहुत आ रही हैं, तो याद कर लेना। टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगाशी द्वारा J.R. मोहरिंगर की सहायता से लिखा गया एक संस्मरण है जो 9 नवंबर 2009 को प्रकाशित हुआ था। फुगड़ी लोक नृत्य है
किस उत्सव के दौरान किया जाता है? जो फुगड़ी लोक नृत्य वो किस उत्सव के दौरान किया जाता है, ये क्वेश्चन बना था। तो गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के कोंकण तटीय क्षेत्र में गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान या डालों जैसे अन्य नृत्यों के अंत में कोंकण के कुछ समुदायों की महिलाओं द्वारा किया जाता था। ठीक, किया जाता है वो कौन सा? फुगड़ी लोक नृत्य। नाबार्ड संबंधित गलत कथन, मतलब नाबार्ड बैंक से संबंधित 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें गलत कथन पूछा था कि इसमें से नाबार्ड से संबंधित कौन सा गलत है। तो पहली बात, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है इसको। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की। शिवराम समिति की सिफारिश पर शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर इसका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा कब 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, इसके जो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है नाबार्ड बैंक, और इसके अध्यक्ष हैं श्री शाहजी केवी, 7वें नंबर के हैं 2022 से। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन बना था। तो मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने 1949 को अहमदाबाद गुजरात में अकादमी की स्थापना की थी। मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण 1992 में मिल चुका है एंड पद्म श्री मिल चुका है 1965 में। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए गए थे 30 अक्टूबर 1947 को। 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ है। यह एक कानूनी समझौता है जिसका समग्र उद्देश्य टैरिफ या कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सुनना है और पढ़ना है, क्यों क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में रिपीट भी होंगे। ठीक है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मतलब एक मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाकी 3 मौलिक कर्तव्य थे जो ऑप्शन में दिए हुए थे। तो मैं पूरा बता देता हूं। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का के अंतर्गत आर्टिकल 51 का में है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो रूस से लिए गए थे, है ना। और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में, उसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है बताता हूं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आपको क्रम से याद रखना है इनको। बी क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा सी क्या कहता है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। डी है देश की रक्षा करे। आपको बिल्कुल सोल्जर बन के रहना है, जब जरूरत पड़ती है आप डटे रहें, है ना, भारत माता की रक्षा के लिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, ये ई में है। और एफ में है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। जी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, ये एच में है। आई में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। और जे में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। के में है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों
हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक के को जोड़ा गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन बना था, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। ठीक है ना। 238 प्लस 12, 12 नामित राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा उच्च एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, आपको पता ही होगा इतना तो। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, मतलब 233 चुने हुए और 12 मनोनीत किए हुए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और बनेगा आने वाले शिफ्टों में। वर्तमान राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो 11 अगस्त 2022 से हैं। उपसभापति हरवंश नारायण सिंह हैं, जो जेडीयू से हैं और 9 अगस्त 2018 से उपसभापति हैं राज्यसभा के। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय। आपको पूरे प्रैक्टिस सेट देखने हैं, 50 प्रैक्टिस सेटों को देखिए और जो मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एनालाइज करा रहा हूं इनको देखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है। राज्यसभा सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल, जो 14 जुलाई 2021 से हैं। सदन के उपनेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, 17 दिसंबर 2022 से हैं। विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस से हैं। ठीक है। लोकसभा में सदन की अधिकतम सदस्यता कितनी होती है? यदि राज्यसभा से पूछा है तो लोकसभा से भी पूछ सकता है। 550 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, ताजमहल स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए TTZ ताजमहल के चारों ओर कितने वर्ग किलोमीटर का एक परिभाषित क्षेत्र है? तो वो है 10,400 वर्ग किलोमीटर। 10,400 वर्ग किलोमीटर। TTZ में 3 विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित स्मारक शामिल है। TTZ में केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1998 में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर सन 2022 को आगरा विकास प्राधिकरण को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन बना था, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ये मेरे उनमें से ही आया है जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराए, वहां से क्वेश्चन बने, काफी बन रहे हैं क्वेश्चन। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए है? तो ये बालिकाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए बनाई गई योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल है। पूछा जाता है, ये जो मैंने पॉइंट बताया ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा एक इसी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है डेट। वो की गई थी, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से थे? तो वो वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश के रूप में भी जाना जाता है, इस वंश से थे। उन्होंने राजधानी कन्नौज शहर रखी थी और उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। सम्राट हर्षवर्धन। चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के समय पर भारत में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, चीनी यात्री वेनसोंग किसके समय पर भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय पर। हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक लिखे, जिसमें
नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी शामिल है, तीनों। ठीक है, किसके द्वारा संस्कृत में लिखे गए, किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हें नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है तक्षण शब्द का क्या अर्थ है। तो तक्षण, ये क्वेश्चन बना था कि तक्षण शब्द का क्या अर्थ है। तक्षण शब्द का अर्थ है लकड़ी को छीलना, साफ करना या काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मेघालय की खासी जनजाति का एक वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपने मेरी वीडियो देखी होगी वो, और प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हो जाएंगे आपके लिए, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में जो हुआ था। तो अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, क्वेश्चन बनता है। तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर में ये हुआ था। ठीक है, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि कहाँ पे हुई थी, पर्टिकुलर जगह का नाम। कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। ठीक है, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सुभाष चंद्र, देखो क्वेश्चन बनता है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कौन से अधिवेशन में की थी। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में की थी और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल 1924 वाले अधिवेशन में की थी बेलगांव। ये बेलगांव का है, कर्नाटक में, ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर और 1937 में फैजपुर में की थी। ऐसे एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में अध्यक्षता की थी और दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1906 कलकत्ता वाला और 1893 लाहौर वाले में की थी। ठीक है, प्रथम 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। Who discovered the gravity first? तो ये तो भैया सर न्यूटन है, न्यूटन जी ने दिया था ना ग्रेविटी फर्स्ट। तो आइजैक न्यूटन ने 1665 में या 1666 में एक सेब को गिरते हुए देखने के बाद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तैयार किया और पूछा कि सेब किनारे या ऊपर की बजाय सीधे नीचे क्यों गिरी। न्यूटन ने दिया था। गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन बना था। तो मैं आपको पूरे जितने राज्य और उनसे संबंधित नृत्य हैं फटाफट बताऊंगा। 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो गंभीरा धाली यात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य के रूप में। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, गंभीरा, धाली और यात्रा पश्चिम बंगाल के। देखो, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और राज्य सभी हैं, इनके अलावा कोई बाहर नहीं है। तो जिसका शास्त्रीय नृत्य भी है वो भी हम पढ़ लेंगे। आप ऐसा करो, वैसे ज्यादा लंबी वीडियो हो उससे बेटर ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और खुद पढ़ लेना, याद कर लेना। ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये ले लो, पूर्ण कंप्लीट है जितने हो सकते हैं, इनके बाहर कुछ नहीं है। ये भी ले लेना, ये लास्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।